हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बेटे आशा करते हैं कि आप लोग अपने अध्ययन कार्य में सुचारू रूप से लगे हुए हैं। यहाँ हम आप लोगों के लिए एक और लेक्चर लेके आए हैं विच इज अबाउट ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं संयुक्त हिंदू परिवार क्या होता है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय क्या होता है, इन दोनों की विशेषताएं क्या होती हैं और क्या लाभ होते हैं, हमें क्या दोष होते हैं इस व्यावसायिक संस्था के प्रारूप से। जब हम बात करते हैं संयुक्त हिंदू परिवार से अभिप्राय उस अविभाजित हिंदू परिवार से है या उस अविभाजित हिंदू परिवार के सदस्यों से है जो एक ही पूर्वज की संतानें हैं। इसके अंदर अविवाहित पत्नियों को भी शामिल किया जाता है हमारे पुरुष सदस्यों के अलावा। अगर हम किसी संयुक्त हिंदू परिवार को संयुक्त हिंदू परिवार बोलते हैं या अविभाजित हिंदू परिवार बोलते हैं तो उसके अंदर दो विशेषताएं मुख्य रूप से पाई जानी चाहिए, को-पर्सनरी एंड को-प्रॉपर्टी। को-पर्सनरी का मतलब क्या होता है, जो हमारी पूर्वज संपत्ति है उसमें जन्म से अधिकार, हर एक सदस्य को उसमें जन्म के साथ ही अधिकार मिल जाता है। कोई भी दूसरा हमारे पास ऑल्टरनेट नहीं है पूर्वज संपत्ति में अधिकार प्राप्त करने का। दूसरा हमारा जो विशेषता है वो है कॉमन प्रॉपर्टी या संयुक्त संपत्ति। बेटे संयुक्त संपत्ति से अभिप्राय क्या है, कोई भी संयुक्त हिंदू परिवार अविभाजित परिवार तभी माना जाएगा जब हमारे पास कोई ऐसी संपत्ति है जिसका प्रयोग सभी सदस्यों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हम कर रहे हैं। वो हमारी पूर्व संपत्ति हो सकती है, ऐसी संपत्ति जिसका डेवलपमेंट हमारी पूर्व संपत्ति से हुआ है, या कोई ऐसे मेंबर की संपत्ति जिसको हम परिवार की संपत्ति के तौर पर मान रहे हैं, जिसका लाभ सभी सदस्य उठा रहे हैं। फिर हम बात करते हैं उन हिंदू कानूनों की जो हमारे भारत में लागू होते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बिजनेस से रिलेटेड। फर्स्ट वन है हमारा मिताक्षरा और दूसरा है हमारा दया भाग। मिताक्षरा जो है वो पूरे भारत में लागू होता है एक्सेप्ट असम, बिहार और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, जबकि जो दया भाग है वो असम, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में ही लागू होता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है? सिमिलरिटीज तो ये है, दोनों के दोनों जो हमारे लॉ के ब्रांचेस हैं यहाँ पर स्वामित्व एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर या संयुक्त हिंदू परिवार की प्रॉपर्टी के अंदर हमें स्वामित्व जन्म के आधार पर ही मिलता है, लेकिन हम अपने हिस्से की मांग कब कर सकते हैं वो दोनों के बीच में डिफरेंस है। पहली फर्स्ट है मिताक्षरा में कोई सदस्य अपने हिस्से की मांग केवल मेच्योरिटी एज को अटेन करने के बाद ही कर सकता है। मतलब अगर वो 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुका है, वयस्क हो चुका है, तभी वो अपने हिस्से की मांग कर सकता है, अदरवाइज वो अपने हिस्से की मांग नहीं कर सकता। जबकि दया भाग में केवल कर्ता की मृत्यु के बाद या जो हमारा सबसे एज्ड मेंबर है उनकी मृत्यु के बाद ही हम अपने हिस्से की मांग कर सकते हैं। फिर बात करते हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय या ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सभी सदस्यों की सहभागिता होती है, लेकिन निर्देशन और नियंत्रण किसके पास रहता है, जो सबसे ज्यादा सीनियर मेंबर है फैमिली का, जिसको हम कर्ता या मुखिया के नाम से बोलते हैं। समस्त अधिकार मुखिया के पास ही होते हैं, वही स्वयं निर्णय लेते हैं, सारा लाभ उन्हीं से रिलेटेड होता है। मतलब सारा का सारा लाभ केवल कर्ता के द्वारा ही एंजॉय किया जाएगा। जो सदस्य होते हैं उनके पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है, वो लाभ और हानि में हिस्सा भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो अपने हिस्से की डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी की मांग अवश्य ही कर सकते हैं। जो कर्ता होते हैं उनका दायित्व असीमित होता है, उनकी निजी संपत्ति को भी संस्था के दायित्व के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद कुछ विषय से करते हैं, जैसे ऑपरेशन किस प्रकार से कार्य निष्पादन किया जाता है, जो हमारे हिंदू स्कूल ऑफ लॉज हैं उनको फॉलो करते हुए इस प्रकार की संस्थाओं में सारा कार्य संचालन किया जाता है। मैनेजमेंट निर्णय लेने का अधिकार केवल कर्ता के पास होता है, चाहे उसे लोन लेना है, चाहे किसी तृतीय पक्ष के साथ अनुबंध करना है, सारे के सारे निर्णय केवल कर्ता ही ले सकता है। इवन वो जो सदस्य हैं उनके ओपिनियन को, उनको विचारों को कंसिडर करने के लिए भी लायबल नहीं है। फिर बात करते हैं दायित्व, लायबिलिटी। कर्ता का जो दायित्व है वो असीमित होता है, उसकी निजी संपत्ति भी हमारी जोखिम में रहती है, जबकि जो सदस्य हैं उनका दायित्व सीमित होता है। फिर बात करते हैं परपेचुअल एक्जिस्टेंस, मतलब स्थायी अस्तित्व। हाँ, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का अस्तित्व हमारा स्थायी होता है, मतलब कर्ता की अगर मृत्यु हो जाती है, वो दिवालिया हो जाता है, तो इसका प्रभाव हमारे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पर नहीं पड़ता। जो भी हमारा नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, जिसकी आयु सबसे ज्यादा होती है, उसको हम कर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। फिर आते हैं मेंबरशिप बाय बर्थ। इस प्रकार की संस्थाओं में केवल जन्म से ही सदस्य प्राप्त की जा सकती है, अदर सदस्यता को प्राप्त करने का कोई भी हमारे पास विकल्प नहीं होता है कि हम कैपिटल इन्वेस्ट करके उस संस्था के सदस्य बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हम एक ही पूर्वज की संतानें होना चाहिए, तभी हम उस व्यवसाय के अंदर हिस्सेदारी प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, इस प्रकार की संस्था का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता है, रिक्वायर्ड नहीं होता है। फिर बात करते हैं क्या क्या लाभ होते हैं। इजी टू स्टार्ट, इसको स्टार्ट करना बहुत इजी है, ना कोई कानूनी कार्रवाई है, ना कोई दस्तावेज तैयार करने। सिंपली हमें मेंबर्स की कंसेंट चाहिए कि हम ज्वाइंट हिंदू परिवार की जो प्रॉपर्टी है
उसका इस्तेमाल करते हुए कोई व्यवसाय शुरू करें। सीक्रेसी, हाँ, जो भी सूचनाएं होती हैं वो सभी एक ही परिवार के साथ शेयर की जाती हैं। हाँ, जो सोल ट्रेडरशिप होती है उससे कम हमारी सीक्रेसी होती है, गोपनीयता होती है, लेकिन हमारी जो पार्टनरशिप है उससे तो अधिक गोपनीयता की हमारे ज्वाइंट हिंदू फैमिली में होती है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, हमारा प्रत्यक्ष हमारा संपर्क होता है अपने ग्राहकों के साथ, जिससे हम उनको संतुष्ट करने में अधिक सफल होते हैं। प्रोम्प्ट डिसीजन, जल्दी से निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि सारा निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? कर्ता के पास होता है। उसे जरूरत नहीं है कि वो सदस्य के ओपिनियन को भी सुने, उसके बाद निर्णय ले, इमीडिएटली वो निर्णय ले सकता है। डायरेक्ट एफर्ट एंड अवॉर्ड, जो कर्ता प्रयास करता है उसका सीधा सीधा संबंध संस्था के नतीजों के साथ होता है, जबकि सदस्यों में ऐसा नहीं होता है। सदस्यों के निर्णय और उनकी लाभ में हिस्सेदारी एक दूसरे से संबंधित नहीं होती, लेकिन कर्ता जितना प्रयास करेगा उतना ही अधिक लाभ उसको मिलेगा। इनहेरेंट गुडविल, जो हमारी पूर्वजों की ख्याति होती है उसका लाभ हमें मिलता है, जो उन्होंने अपने ग्राहकों के साथ संबंध स्थापित किए हैं, उन्होंने बाजार क्षेत्र प्राप्त किया है, वो हमें एज इट इज मिल जाता है। हम पर निर्भर करता है कि हम उसको कितना सक्सेसफुली मैनेज या मेंटेन कर सकते हैं। फिर इसमें दोष भी होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज, एक परिवार के पास सीमित संसाधन होते हैं, चाहे हम उनकी नॉलेज की बात करें, चाहे हम उनके प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, तो उसके आधार पर हम लिमिटेड क्षेत्र में ही, सीमित क्षेत्र में ही व्यवसाय कर सकते हैं। लिमिटेड मैनेजर स्किल्स, यस, नॉलेज भी हमारी सीमित ही होती है। अगर हम एक बहुत बड़ा व्यवसाय करना चाहते हैं राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, तो हम विफल हो जाएंगे इस प्रकार के मैनेजर टैलेंट के साथ। अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो दायित्व होता है वो कर्ता का असीमित होता है, इसीलिए उसे बहुत सोच समझकर निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि सदस्यों का दायित्व सीमित है, उसका दायित्व असीमित है, उनके पास कम जोखिम है, इनके पास ज्यादा जोखिम है। सेंट्रलाइज डिसीजन, एक ही व्यक्ति के पास सभी निर्णय लिए जाते हैं, इसीलिए उस व्यक्ति के पास ज्ञान की सीमितता होने के कारण निर्णयों का नतीजा या उनकी क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होती है। लैक ऑफ कोऑपरेशन, सदस्य कर्ता के साथ ज्यादातर कोऑपरेशन सहयोग नहीं करते हैं, क्योंकि लाभ में हिस्सेदारी उनकी सुनिश्चित नहीं होती है। कर्ता चाहे तो उनको लाभ दे, चाहे तो ना दे। ये हमारा आज का लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, साझेदारी संस्था से क्या अभिप्राय, उसकी विशेषताएं, साझेदारी के कितने प्रकार होते हैं। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज होते हैं। आप लोग अपने घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तो हमारा देश सुरक्षित है। हैव अ गुड टाइम।